अपन पढ़ रहे थे कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है। और राजकोषीय नीति में अपने पढ़ा था कि सरकार अपने सार्वजनिक व्यय को कम करेगी। पढ़ा था ना अपने, सार्वजनिक व्यय को कम करेगी। सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो विकासात्मक व्यय और एक गैर विकासात्मक व्यय। देखो, विकासात्मक व्यय वो होता है जो कृषि के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। अब मैंने आपको फिर ये लिखाया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह के व्यय होते हैं, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। यदि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, अब तीन होगी, कमाल है यार। अरे है, अरे यार सही दिख रहा है, इनको तो सही सुन रहा है तो है। अरे आप 5 मिनट आराम से सुनो, फिर दिक्कत आती है मुझे बता देना। आप 5 मिनट तो सुनो। आप 5 मिनट में वही बातें बता रहा हूं जो कल अपने पढ़ी थी, कोई नई नहीं बता रहा। फिर वो 5 मिनट में अगर दिक्कत आती है तो फिर देखेंगे, उसका समाधान करेंगे। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए राजकोषीय नीति का भी प्रयोग किया जाता है। और कौन सी राजकोषीय नीति? संकुचनकारी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। और संकुचनकारी राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार सार्वजनिक व्यय को कम करती है। अब सार्वजनिक व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकासात्मक व्यय और दूसरा होता है गैर विकासात्मक व्यय। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि सरकार विकासात्मक व्यय कम नहीं करेगी। अगर विकासात्मक व्यय सरकार ने कम कर दिए तो उससे कृषि का विकास रुक जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र का विकास रुक जाएगा, जिससे देश का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। समझ गए नहीं? और जब प्रोडक्शन कम हो गया या वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कम हो गई तो कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए सरकार को विकासात्मक व्यय कम नहीं करना है। कौन सा व्यय कम करना है? गैर विकासात्मक। अब बात है कि गैर विकासात्मक व्यय कौन सा होता है? जो कृषि के, उद्योगों के या व्यापार के विकास से जिसका डायरेक्ट संबंध नहीं है। जैसे गवर्नमेंट प्रतिरक्षा पर खर्चा करती है, गवर्नमेंट ब्याज भुगतान पर जो खर्चा करती है, गवर्नमेंट न्यायालय के ऊपर जो खर्चा करती है, पुलिस के ऊपर जो खर्चा करती है, समझ गए? ये गैर विकासात्मक व्यय होता है। गवर्नमेंट का चुनावों के ऊपर खर्चा होता है, ये गैर विकासात्मक व्यय होता है। तो इस गैर विकासात्मक व्यय को कम करना चाहिए, क्योंकि गैर विकासात्मक व्यय मुद्रास्फीति को ज्यादा बढ़ाता है। भाई विकासात्मक व्यय ज्यादा करेगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। मुद्रास्फीति बढ़ती है गैर विकासात्मक व्यय के बढ़ने से। इसलिए यदि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो सरकार को कौन सा खर्चा कम करना पड़ेगा? गैर विकासात्मक। लेकिन यदि प्रश्न में गैर विकासात्मक व्यय या विकासात्मक व्यय में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इतना आ गया कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय में कमी करेगी कि वृद्धि? कमी। तब आपको क्या करना है? कमी। और अगर दोनों ऑप्शन आ गए, विकासात्मक व्यय में कमी, दूसरा आ गया गैर विकासात्मक व्यय में कमी, तब कौन सा करना है? गैर विकासात्मक। वो आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझनी है कि किस टाइप की बात पूछना चाह रहा है वो, उसी के हिसाब से आपको जवाब देना है। क्लियर है यहां तक? अब अपन शुरू, मतलब आवाज गूंज रही है। अब सही है क्या? है? अभी सही नहीं है या अब हो जाएगी सही? शायद नहीं, अभी सही। अब मेरे हिसाब से ठीक है। हाँ चलो, तो अब करते हैं। अब मेरे हिसाब से अब ठीक हो गई आवाज? नहीं हुई? अरे तो इसी क्लास में थोड़ी खराब हुई, पिछली क्लास में भी तो यही होगी ना? है? 1 घंटे नहीं, अभी जस्ट पीछे क्लास लगी थी ना इसमें। है यार, उसको बुलाओ ना यार, आरिफ को। फिर आगे क्या करो यार, उसमें ठीक करो। क्या दिक्कत है इसमें?
हाँ भाई, अब देखो पीछे आ रही क्या आवाज है? अब सही है। थोड़ा मैं धीरे बोलूंगा क्योंकि मैं जब जोर से बोलता हूं तब भी मेरे हिसाब से आवाज फट जाती है इसमें। हाँ, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, पर वो कई बार क्या जोश आ जाता है। हाँ चलो, इसमें आपको भी आता है क्या? हाँ, इसमें बैंक पढ़ रहे थे अपने। बैंक में शुरू किया था अपने भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। तो आप एडिंग आपने डाल लिया होगा। व्हाइट लें इसमें? चलो, तो आप लिखो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, हर अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है अमेरिका का, ऐसे ही इंग्लैंड का भी केंद्रीय बैंक है। हर अर्थव्यवस्था का एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। लिखो, आरबीआई भारत का, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। लिख लिया आपने लाइन? फिर आपको दूसरी लाइन लिखनी है, केंद्रीय बैंक का दायित्व है, केंद्रीय बैंक का दायित्व है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, कीमत स्थिरता, कीमत स्थिरता, कीमत स्थिरता। लिख लिया आपने? विदेशी विनिमय स्थिरता, विदेशी विनिमय स्थिरता को प्राप्त करना, को प्राप्त करना होता है, को प्राप्त करना होता है। लिख लिया आपने? देखो, हर अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक होता है। कोई भी अर्थव्यवस्था ले लो, कोई भी देश ले लो, चाहे अमेरिका ले लो, इंग्लैंड ले लो, जापान ले लो, हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत में भी एक केंद्रीय बैंक है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। अब केंद्रीय बैंक चाहे वो किसी भी देश का हो, केंद्रीय बैंक का दायित्व होता है कुछ। जैसे घर का मालिक होता है आदमी, तो जो आदमी घर का मालिक होता है तो उसका कुछ न कुछ दायित्व बनता है। तो वैसे ही केंद्रीय बैंक होता है, वो देश की अर्थव्यवस्था का मालिक है, समझ नहीं? वो मौद्रिक अधिकारी है देश का, इसलिए उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका कुछ दायित्व बनता है। क्या दायित्व बनता है? कि वो अर्थव्यवस्था का विकास संबंधी कार्य करे। वो चाहता है भाई अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ क्या हो? विकास हो। दूसरी बात है, अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता बनी रहे। कीमत स्थिरता बनी रहे इसका मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी की सिचुएशन नहीं आए। यदि मुद्रास्फीति और मंदी की यदि सिचुएशन आती है तो उसको बैठ करके तमाशा नहीं देखना है, उसको दूर करने का उसको काम करना पड़ेगा। ये उसका दायित्व है। भाई घर में कोई समस्या आती है तो घर का मालिक जो होता है वो बैठ के थोड़ी देखता है उसको, वो नहीं, उसका काम क्या है कि उस समस्या से घर को छुटकारा दिलाए। तो वैसे यदि अर्थव्यवस्था में कोई आर्थिक समस्या आ गई या साख संबंधी कोई गड़बड़ हो गई तो आरबीआई का दायित्व बनता है कि उसमें वो क्या करे? सुधार करे। दूसरी बात,
आरबीआई का, या आरबीआई का तो भारत में केंद्रीय बैंक का ये दायित्व है कि वो विदेशी विनिमय में क्या रखे, स्थिरता बनाए रखे। विदेशी विनिमय का मतलब है कि भारत की मुद्रा का दूसरे देशों की मुद्रा के साथ जो एक्सचेंज रेट है, जो विनिमय दर है, उसमें भी वो क्या रखे, स्थिरता बनाए रखे। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पास विदेशी मुद्राओं का कोष रखना पड़ता है, विदेशी विनिमय कोष रखना पड़ता है। अब जब विदेशी विनिमय कोष जब उसके पास रहेगा, तो जब भी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव आएगा, तो वो अपने विदेशी विनिमय कोष से विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय करके उसमें स्थिरता लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। क्लियर है यहां तक? ये किसका दायित्व है, आरबीआई का। भाई केंद्रीय बैंक का दायित्व, भारत में केंद्रीय बैंक आरबीआई, तो ये दायित्व किसका हो गया, आरबीआई। केंद्रीय बैंक का दायित्व है कि वो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखे। ठीक है ना? तो केंद्रीय बैंक के कुछ दायित्व हैं जो मैंने आपको मोटे मोटे लिखा दिए। बाकी अपन केंद्रीय बैंक पूरा पढ़ेंगे तो अपने आप कोई उत्तर क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा वो क्वेश्चन। आगे इतना फिर लिखो, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम, आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। हालांकि आजकल देखो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि काफी इजी हो गए कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935। लेकिन कई बार क्या होता है, इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर लिखो, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949। देखो राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जो शेयर हैं पहले निजी व्यक्तियों के हाथों में थे, आरबीआई के शेयर भी, उन सारे शेयरों को सरकार ने खरीद लिया। जब सरकार सारे शेयर खरीद लेती है तो मालिक कौन हो जाती है, गवर्नमेंट हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने जब सारे शेयर खरीद लिए तो इसका मतलब आरबीआई का क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। 100 रुपए के शेयर थे, 100 रुपए के शेयरों के गवर्नमेंट ने 120 रुपए देकर के गवर्नमेंट ने खरीद लिए थे। लेकिन वो आपसे पूछेंगे नहीं इतनी बातें, आप तो सिर्फ 2 लाइन याद रख लो कि स्थापना कब हुई, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। एक इसका मुख्यालय आपको पता होगा कहां पर है भाई, मुंबई में। पहले जब स्थापना हुई थी तो आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता था, फिर 1937 में उसको स्थानांतरित करके कहां कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। क्लियर है? यहां तक लिखो, आरबीआई का कार्यालय वर्ष 1937 से, आरबीआई का कार्यालय वर्ष 1937 से कोलकाता से स्थानांतरित करके, कोलकाता से स्थानांतरित करके, कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया या मुंबई स्थापित कर दिया गया। क्लियर है यहां तक? मान लो बाई चांस आपके आ जाए कि आरबीआई का कार्यालय कहां है, तो आपको क्या बताना है, मुंबई है। अब आपसे ये पूछ लें कि भाई आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसमें देखो जो उसका संचालक मंडल होता है उसमें मुख्य रूप से गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक इसका स्थानीय कार्यालय भी पूछ लेते हैं कई बार कि आरबीआई के स्थानीय कार्यालय कितने हैं, 4 इसके स्थानीय कार्यालय कहां कहां पर हैं। एक तो मुंबई में ही है, एक कोलकाता है, एक चेन्नई है और एक नई दिल्ली है। ये इसके 4 क्या हैं, स्थानीय कार्यालय। ये भी लिख लो,
आरबीआई के चार स्थानीय कार्यालय। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा नई दिल्ली। मतलब ये इसके रीजनल ऑफिस हैं। स्थानीय कार्यालय मतलब इसके रीजनल ऑफिस हैं 4। हो गया यहां तक। फिर लिखो आरबीआई का प्रथम गवर्नर, आरबीआई का प्रथम गवर्नर है ए स्मिथ। वैसे पूरा नाम ओसबोर्न स्मिथ है, लेकिन ए स्मिथ याद रख लो आप। ओसबोर्न स्मिथ पूरा लिखूं क्या? जोड़ तो नहीं है। ओसबोर्न स्मिथ, ए स्मिथ। ठीक है। एक लाइन ये लिखो, आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर यह है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ये आरबीआई के क्या है? प्रथम भारतीय गवर्नर है। ये इंग्लैंड के थे और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और अभी आपको पता होगा कि वर्तमान में गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। लिखो वर्तमान गवर्नर, वर्तमान गवर्नर कौन है भाई? शशिकांत दास। ये वर्तमान गवर्नर हैं। और नंबर यदि पूछते हैं तो कौन से हैं? 25वें नंबर, 25वें नंबर के गवर्नर है शशिकांत दास। ठीक है। इन पे संभावना कम है प्रश्न पूछने की। अब जो अपन आगे पढ़ेंगे उसमें प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है। बता दूं इसको। अब आप लिखो आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य, इस पे प्रश्न आता है। आरबीआई के कार्य, पहले तो एक बार सारी लिस्ट बना लो उनके कार्यों की, फिर अपने एक की डिटेल पढ़ लेंगे उसमें। तो आरबीआई के कार्यों में पहला कार्य लिखो करेंसी या नोट निर्गमन। करेंसी इश्यू करना पहला कार्य। दूसरा कार्य लिखो बैंकों का बैंक एवं नियंत्रणकर्ता, नियंत्रणकर्ता, बैंकों का बैंक एवं नियंत्रणकर्ता, क्योंकि बैंकों पर कंट्रोल कौन रखता है? आरबीआई रखता है। तीसरा लिखो सरकार का बैंक एजेंट तथा सलाहकार, सरकार का बैंक एजेंट तथा सलाहकार। आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, समझ गए नहीं? आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट माना जाता है और आरबीआई गवर्नमेंट को आर्थिक मामलों में सलाह भी देता है, तो ये सलाहकार भी है। 4 नंबर लिखो विदेशी विनिमय कोष का, विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक, विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक। और 5 नंबर लिख लो
आर्थिक आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन। आर्थिक आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन। 6 नंबर लिख लो, राष्ट्रीय समाशोधन कार्य। 7 नंबर लिखो, कृषि विकास। और 8 नंबर लिख लो, साख नियंत्रण। 1 मिनट, 8 नंबर पे मैं एक और लिखा देता हूं आपको, अंतिम कर लेंगे साख नियंत्रण अपन। लिख लिया गया, कोई बात नहीं, लिख लिया तो मैं यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर क्या लिख लिया आपने, साख नियंत्रण क्या। और एक आपस में आप लिख लो अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता वो इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि साख नियंत्रण अपन डिटेल पढ़ेंगे थोड़ी सी उसमें, इसलिए वो लास्ट में लिखा रहा हूं मैं। और 9 नंबर लिख लो, साख नियंत्रण। सबसे महत्वपूर्ण कार्य साख नियंत्रण है और इसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे आपके। ये तो 9 कार्य आपको याद रहने चाहिए। इसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से केंद्रीय बैंक का कार्य है या केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, या फिर आरबीआई का कार्य है या नहीं है। चाहे वो आरबीआई का कार्य पूछे तब भी आपको यही बताने हैं, केंद्रीय बैंक के कार्य पूछे तब भी आपको यही बताने। क्लियर है यहां तक? मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे। पूछ लूं आपसे, समाशोधन से तात्पर्य भी बताएंगे आपको, पहले तो याद करके बता दो आप। याद हो गई क्या? समाशोधन का तात्पर्य है कि क्लियरिंग का काम। देखो बैंकों के जो चेक हैं, चेकों को का जो हिसाब क्लियर रहता है वो बिना नकदी दिए ही खातों के माध्यम से उनका हिसाब क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप मैं बताऊं आपको, जैसे मान लो कि आप फीस का भुगतान कर रहे हो, तो आप कोई जरूरी थोड़ी आप कैश में भुगतान करो, आप चेक से भी तो भुगतान कर सकते हो। अब आपके नहीं ले रहे, चलो यहां नहीं है, लेकिन आपको कई जगह अपन देख रहे हैं भाई पेमेंट चेक के माध्यम से भी तो होता है। तो चेक के माध्यम से पेमेंट होता है, तो मान लो आपका अलग अलग अकाउंट है, सबका अलग अलग बैंकों में अकाउंट है, और कोचिंग का जो अकाउंट है वो एसबीआई बैंक में। आपने चेक किसी ने बीओबी बैंक का दिया, किसी ने पीएनबी बैंक का दिया, किसी ने दूसरे बैंक का दिया। अब सारे बैंकों का हिसाब क्लियर हो जाता है, पेमेंट मिल जाता है। अब वो हिसाब क्लियर कैसे हुआ, ये क्लियर करने की जो प्रोसीजर है इसी का नाम है समाशोधन क्रिया। इसमें किसी भी बैंक को कोई केस नहीं देना पड़ता, खातों के माध्यम से लेन देन क्या कर लिया जाता है, कंप्लीट कर लिया जाता है। और जिस कार्यालय में काम कंप्लीट किया जाता है उसको बोलते हैं समाशोधन गृह या क्लियरिंग हाउस। क्या बोलते हैं उसको? समाशोधन गृह है या क्लियरिंग हाउस। प्रश्न बताओ देखिए आप, समाशोधन कार्य कौन करता है? आरबीआई। समाशोधन कार्य का मतलब है विभिन्न बैंकों के चेकों का निपटारा करना। क्या कहते हो? विभिन्न बैंकों के चेकों का निपटारा करना या उनके चेकों का हिसाब क्लियर करना, यह क्या कहलाता है? समाशोधन कार्य कहलाता है। जिस कार्यालय में ये काम होता है उसको बोलते हैं समाशोधन गृह। क्या बोलते हैं? समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस। क्लियर आता है? तो पूरे देश में क्लियरिंग हाउस का कार्य करना किसका दायित्व है? आरबीआई का दायित्व है। और जिस शहर में आरबीआई का कार्यालय नहीं है वहां पर समाशोधन कार्य कौन करता है? एसबीआई बैंक करता है। एसबीआई बैंक आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करता है उस समय। एसबीआई का काम नहीं है क्लियरिंग का कार्य करना, काम आरबीआई का है। लेकिन जहां पर आरबीआई का कार्यालय नहीं है, जैसे सीकर में आरबीआई का कार्यालय नहीं है, तो क्लियरिंग हाउस का कार्य कौन करेगा? वहां पर एसबीआई बैंक करेगा। वो आरबीआई के निर्देशानुसार या आरबीआई के एजेंट के रूप में करेगा। क्लियर थी बात? चलो अब एक एक को अपने, एक तो याद हो गए होंगे, याद है क्या? क्वेश्चन लिखो।
निम्न में से निम्न में से केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। निम्न में से केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। पहला लिखो, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता। विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण। विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण है। साख सर्जन। साख नियंत्रण। इसमें केंद्रीय बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? हैं? 3 नंबर, बिल्कुल 1 नंबर, 3 नंबर। इसमें कौन सा नहीं है? साख सर्जन नहीं है। साख सर्जन का मतलब होता है उधार देना, लोगों को उधार देना। लोगों को उधार देने का कार्य आरबीआई का नहीं है। समझ नहीं? सरकार को उधार देने का सरकार को उधार देने का कार्य आरबीआई का है, लेकिन लोगों को उधार देने का कार्य आरबीआई का नहीं है। इसके नीचे एक लाइन लिखो, साख सर्जन है। साख सर्जन है वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है। साख सर्जन वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है। ठीक है। आरबीआई का कार्य साख का नियंत्रण करना है। साख का नियंत्रण, कंट्रोल। आरबीआई का कार्य साख का नियंत्रण करना है। क्लियर है यहां तक? एक लाइन और लिखो, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के साथ, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता। मतलब ये कॉम्पिटिटर नहीं है वाणिज्यिक बैंकों का। वाणिज्यिक बैंक जानते हो कौन से? आरबीआई के अलावा जितने भी बैंक हैं सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, जिनको आप वाणिज्यिक बैंक बोल दो चाहे इनको आप व्यापारिक बैंक बोल दो। मैंने आपको लाइन लिखाई है कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों का प्रतिस्पर्धी नहीं है, उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर आरबीआई भी व्यापार करता, भाई ये बैंक है दूसरे बैंक है, वो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। व्यापार तो करते हैं। किसका व्यापार करते हैं? अरे व्यापारिक बैंक किस वस्तु का व्यापार करते हैं? है? मुद्रा का व्यापार करते हैं। किसका व्यापार करते हैं? मुद्रा का व्यापार करते हैं। तो आरबीआई भी मुद्रा का व्यापार करता है क्या? नहीं, आरबीआई मुद्रा को जारी करता है। आरबीआई क्या करता है? मुद्रा को जारी करता है। और जो मुद्रा जारी की आरबीआई ने, व्यापारिक बैंक उस मुद्रा से क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। समझा कि नहीं? आरबीआई उनका प्रतिस्पर्धी नहीं है, उनका कॉम्पिटिटर नहीं है, उनका क्या है? नियंत्रक है। क्या है? उनका नियंत्रक है। समझा क्या? तक लिखो, आरबीआई देश का मौद्रिक अधिकारी है। आरबीआई देश का मौद्रिक अधिकारी है। जो वाणिज्यिक बैंकों को
जो वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है, जो वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। समझ आ गई होगी मेरी बात? ये उनका कंट्रोलर है, उनका कॉम्पिटिटर नहीं है। चलो अब एक एक कार्य लिखे अपन उसके। सबसे पहला कार्य उसका कौन सा था? करेंसी नोट जारी करना या नोट निर्गमन, नोट या करेंसी निर्गमन। पहला कार्य ये लिखो। पहली लाइन लिखो, आरबीआई को नोट निर्गमन का, आरबीआई को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है। ये लाइन याद रह जाएगी मेरे हिसाब से। आरबीआई को करेंसी जारी करने का या नोट छापने का एकाधिकार है। इसका मतलब हो गया कि आरबीआई के अलावा कोई भी संस्था, कोई भी बैंक नोट इश्यू नहीं कर सकता। नोट इश्यू करने का काम सिर्फ किसका है? आरबीआई का है। अब आरबीआई को एकाधिकार दिया गया है नोट जारी करने का, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि नोटों में एक रूपता रहेगी, अलग अलग टाइप के नोट नहीं आएंगे, बिल्कुल एक जैसे नोट आएंगे। क्लियर है? तक इससे देश में विनिमय साधन के रूप में प्रयुक्त करने में क्या रहेगी? सुविधा रहेगी। लोगों का इस नोटों के ऊपर क्या रहेगा? विश्वास रहेगा। तो आरबीआई को नोट इश्यू करने का एकाधिकार दिया गया है। इसका फायदा क्या है? नोटों में एक रूपता रहेगी और विनिमय साधन के रूप में ये अच्छे से प्रयुक्त हो सकेंगे और लोगों का इस पर क्या रहेगा? विश्वास रहेगा। मतलब इनके माध्यम से विनिमय करने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। भाई नोटों को अपन क्या काम में लेते हैं? अरे नोटों को खाते थोड़ी अपन। नोटों से अपन वस्तुएं परचेज ही तो करते हैं, वस्तुएं सेवाएं परचेज ही करते हैं। जिसके पास नोट है वो परचेज करेगा, नोट नहीं उसको परचेज नहीं करेगा। तो परचेज करने में क्या रहेगी? सुविधा रहेगी। नहीं तो वो दिक्कत आएगी, एक नोट किसी टाइप का आएगा, अरे किसी टाइप का आएगा, अलग अलग आ जाएंगे ना। लिखो, इस कारण करेंसी नोटों में, इस कारण करेंसी नोटों में एक रूपता रहती है, एक रूपता रहती है। एक रूपता रहती है। कोमा लगाओ। विनिमय में सुविधा रहती है, विनिमय में सुविधा रहती है तथा लोगों का देश की करेंसी पर, तथा लोगों का देश की करेंसी पर विश्वास रहता है। लोगों का देश की करेंसी पर विश्वास रहता है। अगर सारे बैंकों को पावर दे दिया कि थे भी नोट छापो, तो वो नोटों में न तो एक रूपता रहेगी और विनिमय में भी बड़ी असुविधा रहेगी। कोई कहे नहीं इस बैंक का नहीं लूंगा मैं तो उस बैंक का ला, समझ नहीं, और लोगों का उस पर विश्वास भी नहीं रहेगा कि उस बैंक का अच्छा है और उसका खराब है, ये दिक्कत आएगी। तो इस दिक्कत के लिए सिर्फ क्या क्या है समाधान है कि सिर्फ आरबीआई ही को नोट करेंसी जारी करने का क्या दे दिया? एकाधिकार दे दिया। क्लियर है यहां तक? चलो फिर लिखो, आरबीआई यार गेट बंद करे बाहर जैसे हैं। क्या आ रही? क्या हो गया? कहां से आ रही है? सही है, हैं? अरे बैठे रहो यार, 2 घंटा बैठना है। चलो सारी समस्या को समाधान को नहीं अगर पढ़ो आराम। हाँ लिखो आप। तो मैं क्या लिखा था मैं आपको? अब आरबीआई में थोड़ी याद ऐसी दो।
हाँ, आरबीआई 1 रुपए, आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़कर 1 रुपए को नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़कर समस्त मूल्यों के नोट, समस्त मूल्यों के नोट जारी करता है। समस्त मूल्यों के नोट जारी करता है, मतलब 1 रुपए के नोट को छोड़कर के बाकी जितने भी वैल्यू के नोट है वो सबको कौन जारी करता है? आरबीआई। फिर लिखो 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट भारत सरकार के, 1 रुपए का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जिस पर वित्त सचिव, वित्त सचिव, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आपने। अगर क्वेश्चन आता है कि 1 रुपए का नोट कौन इश्यू करता है, कौन जारी करता है, तो उसमें कोई जरूरी नहीं आपको वित्त मंत्रालय मिले, उसमें भारत सरकार भी मिल सकता है आपको, तो उस समय आपको क्या करना है? भारत सरकार करना है। और अगर आपको वित्त मंत्रालय मिल जाए तो वित्त मंत्रालय करना है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर आपको कौन सा करना है? वित्त मंत्रालय करना है। क्योंकि भारत सरकार में तो बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, तो इसमें से कौन सा मंत्रालय नोट जारी करता है 1 रुपए का? वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय का जो सेक्रेटरी होता है, जो सचिव होता है, उसके क्या होते हैं? उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। फिर लिखो सिक्कों की ढलाई, समस्त सिक्कों की ढलाई, समस्त सिक्कों की ढलाई, समस्त सिक्कों की ढलाई भारत सरकार की, भारत सरकार की टकसालों के द्वारा की जाती है। भारत सरकार की टकसालों, टकसालों के द्वारा की जाती है। समझ आ गई बात? अब एक चीज यहां पर आपको नोट करनी है, 1 रुपए का नोट और जो सिक्के हैं वो इश्यू तो कौन करता है? भारत सरकार। इश्यू तो कौन करता है? भारत सरकार। वो इश्यू करके किसको सौंप देते हैं? आरबीआई को। उसके वितरण का कार्य किसका है? आरबीआई का। ये ध्यान रखनी है आपको, इसको भी नोट कर लो। लेकिन 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट, सिक्के तथा समस्त करेंसी नोटों, समस्त करेंसी नोटों, समस्त करेंसी नोटों, समझ आ गई ना? सारे मूल्य के नोट, समस्त करेंसी नोटों के वितरण का कार्य, के वितरण का कार्य, वितरण का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। वितरण का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। दोबारा सुन लो, मैंने आपको लिखा है कि करेंसी नोट कौन जारी करता है? आपका उत्तर होना चाहिए आरबीआई। करेंसी नोटों में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार या भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। और जो सिक्के हैं उनकी ढलाई भारत सरकार की टकसालों के द्वारा होती है। क्लियर आता है? लेकिन समस्त करेंसी नोटों के वितरण का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। भारत सरकार 1 रुपए का नोट छाप लेती है,
सिक्कों की ढलाई करवा लेती है, सारा का सारा किसको सौंप देती है? आरबीआई को सौंप देती है। और आरबीआई बैंकों के माध्यम से उनका क्या करता है? वितरण करता है। जैसे बाकी करेंसी नोट है तो अपने पास कहां से आएंगे? बैंकों के माध्यम से आएंगे, क्योंकि कर्मचारियों की सैलरी कहां से आती है? बैंकों से आती है। तो इसका मतलब आरबीआई ने जो नोट छापे हैं वो बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के अंदर आते हैं या पब्लिक के पास आते हैं। तो वितरण का काम कौन करवाता है? आरबीआई करवाता है। क्लियर थी बात? अब इसमें एक प्रश्न आता है कि जब आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है तो करेंसी नोट जारी करने के लिए कौन सा सिस्टम या कौन सी पद्धति या कौन सी प्रणाली काम में लेता है? यहां से क्वेश्चन आता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए न्यूनतम कोष प्रणाली या न्यूनतम आरक्षण पद्धति। लिखो आरबीआई करेंसी नोट जारी करने के लिए अक्टूबर 1957 से न्यूनतम कोष पद्धति ऑब्लिक लगा के लिख लो, न्यूनतम आरक्षण पद्धति या प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली का प्रयोग करता है। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना इसको। ये आरबीआई जब नोट इश्यू करता है, नोट जारी करता है या करेंसी नोट छापता है तो उसमें एक सिस्टम काम में लेता है। देखो कोई भी काम किया जाता है तो उसका एक सिस्टम होता है, सिस्टम से काम करेंगे तो वो काम सही होता है। तो आरबीआई भी जब करेंसी नोट जारी करता है तो एक सिस्टम काम में लेता है, एक पद्धति या एक प्रणाली काम लेता है। उसका नाम क्या है भाई? न्यूनतम कोष पद्धति या न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। इस पद्धति का या इस सिस्टम का प्रयोग कब से कर रहा है? अक्टूबर 1957 से कर रहा है। क्लियर है यहां तक? ले भाई हाँ भाई आगे देखो, ये बात समझ आ गई होगी। तो एक तो ये लाइन याद रखना। अब दूसरी बात इसमें पूछ देते हैं कि न्यूनतम कोष पद्धति या न्यूनतम आरक्षण पद्धति में कितना कोष रखा जाता है? सही थी यार आवाज। अब सही, ठीक है। अब सही है, कोई दिक्कत को नहीं है। पीछे नहीं आ रही क्या आवाज? नहीं आ रही? आ रही चलो। हाँ इधर देखो आप। अब इसमें अपन पढ़ रहे थे, ये प्रश्न ध्यान में रखना है कि आरबीआई करेंसी नोट जब जारी करता है तो कौन सी पद्धति को काम में लेता है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? न्यूनतम कोष पद्धति या न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। फिर लिखो न्यूनतम कोष पद्धति के तहत आरबीआई ₹200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष, कितना बताया? 200 करोड़। आप 0 मत लगा लेना आगे, अरे इसमें 0 ऐसे मत लिख लेना, आप सीधा क्या लिख लेना? 200 करोड़। 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष, ब्रैकेट बना करके लिखो, जिसमें
115 करोड़ का सोना मतलब गोल्ड तथा 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां ब्रैकेट बंद कर दो, प्रतिभूतियां रखने के बाद देखो 200 करोड़ का न्यूनतम कोष रखने के बाद, ब्रैकेट में ये लिख लिया ना आपने, रखने के बाद असीमित मात्रा में करेंसी नोट, असीमित मात्रा में करेंसी नोट जारी कर सकता है। मैंने आपको ये लिखाया कि आरबीआई 200 करोड़ का अपने पास क्या रखेगा कि न्यूनतम कोष रखेगा। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का क्या रखता है, सोना है, और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां। इतना कोष रखने के बाद में आरबीआई अनलिमिट असीमित मात्रा में चाहे जितना करेंसी नोट जारी कर सकता है, नोट छाप के कितना भी छाप के रख सकता है नोट आरबीआई, क्लियर। लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट की इच्छा से करता है, अपने आप नहीं करता। लिखो लेकिन इस कार्य पर सरकार का नियंत्रण रहता है। लेकिन इस कार्य पर सरकार का नियंत्रण रहता है। गवर्नमेंट का क्या रहता है, इसके ऊपर कंट्रोल रहता है। आगे की बात समझे। आप नोट या करेंसी निर्गमन पर क्या आप इतनी बातें याद रख लेना। आप क्वेश्चन लिखो एक, आरबीआई द्वारा करेंसी नोट निर्गमन में कौन सी पद्धति, करेंसी नोट निर्गमन में कौन सी पद्धति प्रयुक्त करता है, कौन सी पद्धति प्रयुक्त करता है। पहला लिखो आनुपातिक कोष पद्धति, दूसरा लिखो प्रतिशत कोष पद्धति, स्थिर कोष पद्धति, 4 नंबर लिखो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा करोगे, हैं? 4 नंबर, 1 नंबर, इसमें आएगा 4 नंबर न्यूनतम कोष पद्धति। जबकि ये कौन सी है, आनुपातिक कोष पद्धति। आनुपातिक कोष पद्धति का मतलब होता है कि जितने करेंसी नोट जारी करे उसका एक निश्चित अनुपात रखो। आप निश्चित अनुपात नहीं रखता, एक न्यूनतम अनुपात रखता है या न्यूनतम कोष रखता है। लिखो, और इसकी जगह पर देखो, आपको ये भी देख सकते हैं न्यूनतम आनुपातिक पद्धति, तो तब भी नहीं होगा, न्यूनतम कोष पद्धति होगा। अनुपातिक शब्द नहीं आना चाहिए। लिखो नीचे
न्यूनतम कॉस्ट पद्धति का प्रयोग करता है। नीचे लाइन लिख लो, न्यूनतम कॉस्ट पद्धति का प्रयोग करता है। न्यूनतम कॉस्ट लिख लो। न्यूनतम कॉस्ट में सोना कितने का होता है? 115 करोड़ का। विदेशी प्रतिभूतियां 85 करोड़ की होती है। आरबीआई का दूसरा कार्य लिखो, कौन सा था भाई? बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक एवं नियंत्रण करता, नियंत्रण करता। पहली लाइन लिखो, आरबीआई देश का सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई देश का सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई देश का क्या है? सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, सर्वोच्च बैंक है। ठीक है ना? देश के अन्य समस्त बैंकों पर, देश के अन्य समस्त बैंकों पर नियंत्रण रखता है। देश के अन्य समस्त बैंकों पर नियंत्रण रखता है। क्लियर है आपने? फिर लिखो, आरबीआई देश के बैंकों, देश के बैंकों के कार्यों, देश के बैंकों के कार्यों के नियमन हेतु, क्या बताया मैंने? नियमन मतलब रेगुलेशन, नियमन हेतु समय समय पर, नियमन हेतु समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है। दिशा निर्देश जारी करता है। दिशा निर्देश जारी करता है। अब मैंने आपको ये लाइन लिखा दी तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि आरबीआई का कार्य है कि देश के जितने भी बैंक हैं उनका नियमन और उनका नियंत्रण करना। तो देश के जितने भी बैंक हैं उनका नियमन, ठीक है ना, और नियंत्रण, उनका नियमन और नियंत्रण करने का कार्य किसका है? आरबीआई का। नियमन का मतलब होता है उनके कार्य प्रणाली के लिए रूल बनाना, नियम बनाना। समझ गए? नियमन का मतलब होता है कि बैंकों के कार्य संचालन के लिए रूल से बनाना, नियम बनाना। और नियंत्रण का मतलब होता है कि वो काम उन जो रूल्स बनाए गए हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यदि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं तो उनके विरुद्ध क्या की जाए? कार्रवाई की जाए। वो होता है कंट्रोल। आगे यहाँ तक है। तो नियमन करना और उनको कंट्रोल करने का काम किसका है? आरबीआई का है। तो आरबीआई बैंकों का बैंक, समझेंगे? और एक क्या बताया? नियंत्रण करता। तो नियंत्रण करता वाली बात तो समझ आगे होगी। अब बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक का मतलब हो गया कि बैंकों की जो जमाएं हैं वो किसके पास रहती हैं? आरबीआई के। लिखो, आरबीआई बैंकों का बैंक है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, इसलिए देश के समस्त अनुसूचित, देश के समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, देश के समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाओं का मतलब जमाओं का मतलब उनकी कुल डिपॉजिट की बात कर रहा हूं मैं। अपनी कुल जमाएं लिख लो आप। अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात, अपनी कुल जमाओं का
एक निश्चित अनुपात, जिसको क्या कहते हैं अपने, सीआरआर, एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जमा रखते हैं। आरबीआई के पास जमा रखते हैं। मैंने आपको बताया कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, और बैंकों का बैंक है, इसका मतलब बैंकों की जो टोटल डिपॉजिट है, कुल जमाएं हैं, उन जमाओं का एक निश्चित अनुपात बैंक किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास। और बैंक अपनी जमाओं का जो अनुपात आरबीआई के पास रखते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सीआरआर। शायद मैं आपको ये बता भी चुका होगा। अरे सीआरआर नहीं बताएगी आपको, कैश रिजर्व रेशियो। अच्छा वही लिखाया होगा सीआरआर ही, नाम नाम ही, कोई बात ना, आगे बता देंगे। तो ये डिपॉजिट किसके पास रखते हैं, ये आरबीआई के पास। इसमें आप इतना याद रख लेना, ये बहुत आपके लिए। तो एक तो अगर प्रश्न आ जाए कि व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात किसके पास जमा रखते हैं, आरबीआई के पास जमा रखते हैं। व्यापारिक बैंकों का नियमन और नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई करता है। ये दो लाइन आपको याद रखनी है इसके। और अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं क्या। वाणिज्यिक बैंक भी दो तरह के होते हैं, एक तो अनुसूचित, एक गैर अनुसूचित। हाँ, अनुसूचित बैंक है आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में जो शामिल कर लिए गए हैं, या उस लिस्ट के अंदर जो जो बैंक हैं जिनका नाम है उस लिस्ट के अंदर है, उन बैंकों को तो क्या कहते हैं, अनुसूचित बैंक। और जिनका नाम नहीं है उनको क्या बोलते हैं, गैर अनुसूचित बैंक। ये लाइन लिखो आप यहीं पर, अनुसूचित बैंक ऐसे लिख लो आप, अनुसूचित बैंक। लिखो जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934, जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हैं, द्वितीय अनुसूची में शामिल है। लिख लिया क्या, आवाज नहीं आ रही। मैंने आपको लिखा है कि अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं नहीं आ रही आवाज है, अभी सुनो, मैंने आपको पीछे तक नहीं आ रही क्या आप, अब अभी सुनो, मैंने आपको ये लिखाया है कि डबल आवाज आ रही है, तो एक सुन लो और एक छोड़ दो उसमें से। मैंने आपको ये लिखा है कि अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं, जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में शामिल है। जो बैंक इस अनुसूची में, इस लिस्ट में शामिल है, उन बैंकों को क्या कहते हैं, अनुसूचित बैंक कहते हैं। चलो दो कार्य हो गए, तीसरा कार्य लिखो, कौन सा था, सरकार का बैंक। सरकार का बैंक या एजेंट तथा सलाहकार, सलाहकार। सरकार का बैंक, एजेंट तथा सलाहकार। लिखो पहली लाइन है, आरबीआई सरकार का बैंक है, आरबीआई सरकार का
बैंक है। आरबीआई सरकार का बैंक है। सरकार की संचित निधि, सरकार की संचित निधि, सरकार की संचित निधि आरबीआई के पास जमा रहती है। सरकार की संचित निधि आरबीआई के पास जमा रहती है। लिख लिया आपने? देखो मैंने आपको लिखा है, जैसे अपना जो पैसा है वो बैंकों के पास जमा रहता है, क्योंकि अपने बैंक वो है जिसमें अपना अकाउंट है, और सरकार का बैंक कौन सा है? आरबीआई है। सरकार का जो पैसा है, सरकार का जो धन है, जिसको अपन बोलते हैं सरकार की संचित निधि, जो सरकार ने टैक्स लगा करके, दंड जुर्माना लगा करके, या सरकार के उद्योगों से जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ है उससे जो पैसा आया गवर्नमेंट के पास, कहने मतलब गवर्नमेंट का जो भी पैसा है जिसको अपन क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट की संचित निधि। ये संचित निधि किसके पास सुरक्षित रहती है? आरबीआई के पास रहती है। चाहे तो इसको संचित निधि पूछ ले या पूछ ले भाई सरकार का पैसा या सरकार का धन कहां रहता है? आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई सरकार का बैंक है। फिर लिखो आरबीआई, आरबीआई सरकार का एजेंट है। आरबीआई सरकार का एजेंट है, क्योंकि आरबीआई सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है। आरबीआई सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, तथा सरकार की ओर से भुगतान करता है, तथा सरकार की ओर से भुगतान करता है। क्लियर थी बात? मैंने आपको लिखा है कि आरबीआई सरकार का बैंक है। दूसरी बात में लिखा है आरबीआई सरकार का एजेंट भी है। एजेंट कैसे है कि गवर्नमेंट को जो भी भुगतान पेमेंट करना है तो गवर्नमेंट की ओर से पेमेंट करने का काम कौन करेगा? आरबीआई। गवर्नमेंट को जो भी पैसा लेना है कहीं से तो वो पैसा कौन ले लेगा? आरबीआई। बे एजेंट का काम ये तो होता है, तो ये आरबीआई गवर्नमेंट के एजेंट का कार्य करता है। फिर लिखो आरबीआई सरकार के लिए, आरबीआई सरकार के लिए विदेशी ऋण प्राप्त करता है। विदेशी ऋण प्राप्त करता है। आगे यहां तक? फिर लिखो आरबीआई सरकार के लिए, आरबीआई सरकार के लिए प्रतिभूतियों के आधार पर, प्रतिभूतियों के आधार पर 90 दिवस, 90 दिवस के ऋणों की व्यवस्था करता है। 90 दिवस के ऋणों की व्यवस्था करता है। 90 दिवस के ऋणों की व्यवस्था करता है। देखो इस चीज को समझो आप। जैसे अपन किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक अपने से प्रतिभूति मांगता है, सिक्योरिटी मांगता है कि आप लोन ले रहे हो तो कल लोन लेकर के आप भाग जाओ तो आपकी कोई ना कोई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना बैंक के पास। तो बैंक अपने से अपने जमीन के कागज मांगता है या अपने मकान के कागज मांगता है या सैलरी के कागज मांगता है, कोई ना कोई सिक्योरिटीज मांगता है। मेरा आज तो बहुत दिक्कत है।
हाँ, इसमें अपने पढ़ रहे हैं कि आरबीआई है वो सरकार को लोन देता है, ऋण देता है जरूरत पड़ने पर, और वो ऋण देता है किसके आधार पर? प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है। प्रतिभूतियां मतलब सिक्योरिटी पेपर होते हैं गवर्नमेंट के, जिन पेपरों के आधार पर गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है। अब यह आ जाता है कि गवर्नमेंट अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर आरबीआई से लोन लेती है, तो वो लोन कितनी अवधि के लिए दिया जाता है? तो वो लोन दिया जाता है 90 दिवस। 90 दिन के बाद में गवर्नमेंट एक बार वापस से पेमेंट कर देती है, फिर वापस से लोन ले लेती है, तो 90 दिवस का लोन दिया जाता है। क्लियर हो गई मेरे हिसाब से मेरी बात? अगली बार लिखो, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है। आपने पढ़ा था ना, देखो खुले बाजार की क्रियाएं आपको बताई थी। खुले बाजार की क्रियाओं में अपने ये तो पढ़ा था कि भाई आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके, समझ गए, और मुद्रास्फीति को क्या करता है? कंट्रोल करता है, कीमतों को कंट्रोल करता है। पढ़ी थी अपनी बातें, बाकी इसमें और लिखा दूंगा मैं आपको। तो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने का कार्य किसका है? आरबीआई के। बाकी कोई भी बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय नहीं करेगा। क्रय विक्रय का काम किसका है? आरबीआई का है। आरबीआई आर्थिक मामलों में सरकार को सलाह प्रदान करता है। आर्थिक मामलों में सलाह प्रदान करता है। लिख लिया आपने? आरबीआई आर्थिक मामलों में सरकार को क्या है? सलाह प्रदान करता है, क्योंकि आरबीआई को आर्थिक मामलों की जानकारी ज्यादा है। गवर्नमेंट को वो समय समय पर क्या देता है? सलाह देता है। भाई सलाह तभी देते हैं क्योंकि वो आरबीआई उस चीज का एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट होने के नाते वो गवर्नमेंट को सलाह देता है। अब आप यहां तक पढ़ चुके हैं कि आरबीआई के काम बहुत हैं, समझे नहीं? आरबीआई के काम है, नोट जारी करने का काम भी किसका है? आरबीआई का है। बैंकों का बैंक होने के नाते भी आरबीआई को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। सरकार का बैंक होने के नाते भी आरबीआई को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि आरबीआई सरकार का बैंक है। सरकार की संचित निधि आरबीआई के पास जमा रहती है, समझ नहीं? सरकार के लिए ऋणों की व्यवस्था करता है, सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, सरकार की ओर से भुगतान लेता है, सरकार की ओर से भुगतान करता है किसी को। विदेशी ऋण लेती है गवर्नमेंट, तो वो विदेशी ऋण भी सरकार की ओर से कौन लेगा? आरबीआई लेगा, समझ गए? सरकार आरबीआई सरकार को 90 दिवस की अवधि के लिए क्या देता है? ऋण भी देता है, आर्थिक मामलों में गवर्नमेंट को सलाह भी देता है। तो ये काम किसका है? आरबीआई का। 3 कार्य हो गए आरबीआई के। चौथा कार्य कौन सा था? विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक। विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक लिखो। आरबीआई के पास विदेशी मुद्राओं का कोष रहता है। विदेशी मुद्राओं का कोष क्या लिखा है मैंने? आरबीआई के पास क्या रहता है? विदेशी मुद्राओं का कोष या विदेशी विनिमय कोष रहता है। क्लियर यहां तक? फिर लिखो, इस विदेशी विनिमय कोष में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, कोमा लगाओ, स्वर्ण भंडार, स्वर्ण भंडार, एसडीआर, एसडीआर तथा आईएमएफ के पास रिजर्व है, रिजर्व कोष, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। आईएमएफ के पास रिजर्व कोष शामिल किया जाता है। की जगह रिजर्व कोष या इसकी जगह क्या हो सकता है, कोटा भी लिखा जा मिल सकता है। आईएमएफ के पास देश का जो कोटा होता है उसको भी इसमें शामिल करते हैं, रिजर्व कोष या जो कोटा है वो। अब आप दोबारा सुनो, मैंने आपको ये लिखाया है कि आरबीआई के पास से विदेशी विनिमय कोष होता है। आरबीआई विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। अरे विदेशी मुद्राओं का खजाना किसके पास रहता है, आरबीआई के पास। अब उस विदेशी विनिमय कोष, इसका मतलब उस खजाने से अपन विदेशों से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। भाई अपने रुपयों से थोड़ी खरीद सकते हैं। जैसे अपने को अमेरिका से कोई वस्तु खरीदनी है तो अमेरिका को तो डॉलर देना पड़ेगा, जापान से कोई वस्तु खरीदनी है तो जापान की मुद्रा देनी पड़ेगी या अपने को डॉलर देना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है तो उसको हर राष्ट्र स्वीकार कर लेता है। अब अपने पास कोष तो है, कोष क्यों रखते हैं, क्योंकि अपने को विदेशों से बहुत सारी वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं, विदेशों से टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती है, अपने को पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता है, अपने को बहुत सारी मशीनें विदेशों से खरीदनी पड़ती हैं, विदेशी लोगों को पेमेंट करना पड़ता है अपने को, समझ आगे भी बात है। तो वो विदेशी मुद्राओं का कोष किसके पास रहता है, आरबीआई के पास रहता है। अब ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि विदेशी विनिमय कोष में क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें आती हैं उस कोष, उस खजाने में क्या क्या आता है। तो उस खजाने में एक तो मैंने लिखाया विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, इसका मतलब विदेशी राष्ट्रों की करेंसी आती है, और उसमें सबसे ज्यादा जो करेंसी है वो किसकी है, डॉलर की, अमेरिकन डॉलर सबसे ज्यादा आती है। फिर इसके अलावा स्वर्ण भंडार, सोना भी रखा जाता है, क्योंकि सोने से भी अपन विदेशों से लेन देन कर सकते हैं। भाई या तो आपके पास डॉलर होना चाहिए, डॉलर से आप कोई वस्तु परचेज कर सकते हो अंतरराष्ट्रीय दूसरे देशों से, या आपके पास क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड है वो अंतरराष्ट्रीय धातु है, हर राष्ट्र उसको क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। सोने के बदले में वो कोई भी वस्तु देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एसडीआर, एसडीआर क्या होता है भाई, एसडीआर है वो आईएमएफ के लेखे की एक यूनिट है, लेखे की क्या है कि इकाई है। इसको मैं दोबारा बता दूंगा आपको, जब अपने वैश्वीकरण वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना उस समय भी आएगा। एसडीआर को आप इतना याद रख लो, एसडीआर क्या है, आईएमएफ के लेखे की एक इकाई। जैसे अपन कोई लेखा करते हैं तो अपने लेखे की इकाई क्या है, रुपया है, लेखे की इकाई क्या है, रुपया है। वैसे आईएमएफ का जो हिसाब किताब लिखा जाता है, उसके हिसाब किताब लिखने की जो यूनिट है, इकाई है, उसका नाम क्या है, एसडीआर। इसको बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। इसको गोल्ड पेपर मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्ड मनी, गोल्ड मनी भी बोलते हैं इसको। आप एक काम करो, इस पे ज्यादा डिटेल मत जाओ, उसमें लिखा दूंगा एक बार। आप सिर्फ इतनी लाइन याद रख लो। आपको यह पता होना चाहिए कि विदेशी मुद्रा कोष में या विदेशी विनिमय कोष में क्या क्या आता है। बताओ, विदेशी विनिमय कोष में क्या क्या शामिल करते हैं अपन, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल करते हैं, स्वर्ण भंडार शामिल करते हैं, एसडीआर को शामिल करते हैं, और आईएमएफ के पास देश का जो कोटा है या जो देश का रिजर्व फंड है उसको अपने शामिल करते हैं। बस इतनी लाइन आपकी याद होनी चाहिए। और ये जो विदेशी विनिमय कोष है वो किसके पास सुरक्षित रहता है, आरबीआई के पास। क्लियर है यहां तक। फिर नीचे लिखो, आरबीआई, आरबीआई अपने विदेशी विनिमय कोष, आरबीआई अपने विदेशी विनिमय कोष के माध्यम से आरबीआई अपने विदेशी विनिमय कोष के माध्यम से विदेशी विनिमय दर,
विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता, स्थिरता लाने का कार्य करता है, स्थिरता लाने का कार्य करता है। जैसे देखो, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कीमत स्थिरता जरूरी है, कीमतों में उतार चढ़ाव नहीं आए, कीमत स्थिरता जरूरी है। वैसे अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विदेशी विनिमय दर में भी स्थिरता का रहना जरूरी है। और ये विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता लाने का कार्य भी किसका है? आरबीआई का है। जैसे कीमत स्थिरता लाने का कार्य आरबीआई का भी है, सरकार का भी है। सरकार कीमतों में स्थिरता लाने के लिए जो प्रयास करती है उसको अपन बोलते हैं राजकोषीय पॉलिसी, और आरबीआई जो प्रयास करता है उसको अपन बोलते हैं मौद्रिक पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति बोलते हैं। समझ आ गया यहां तक? ऐसे विदेशी विनिमय का मतलब समझ रहे हो ना आप? जैसे देखो, $1 बराबर, जैसे अपन मान लेते हैं 78 रुपया। ये क्या हो गया भाई? ये अमेरिका और भारत की करेंसी की विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है। अब इस एक्सचेंज रेट में ज्यादा अप डाउन नहीं आना चाहिए, ये इसमें स्थिरता बनी रहे। ये प्रयास कौन करता है? आरबीआई करता है। बहुत होगा मेरे हिसाब से इतना, इसमें ज्यादा भी ठीक हो नहीं। फिर 4 हो गए ने, 5 नंबर बताओ कौन सा था? आर्थिक आंकड़ों का प्रकाशन। आर्थिक आंकड़ों का प्रकाशन, आर्थिक आंकड़ों का प्रकाशन। इसमें लिखो आरबीआई, आरबीआई उत्पादन, उत्पादन, आय, व्यय, बचत, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, बेरोजगारी, विदेशी व्यापार, भुगतान शेष, भुगतान शेष संबंधी भुगतान से संबंधी आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संकलन, संकलन का मतलब है कलेक्शन करना, आंकड़ों का संकलन तथा अपनी मासिक, अपनी मासिक भारतीय, अपनी मासिक भारतीय रिजर्व बुलेटिन, रिजर्व बुलेटिन में प्रकाशित करता है। मासिक भारतीय रिजर्व बुलेटिन में प्रकाशित करता है। मैंने आपको लिखा है कि आरबीआई आर्थिक आंकड़ों का कलेक्शन करता है। जितने भी आर्थिक आंकड़े हैं, जो मुद्रा से रिलेटेड हो, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे आय से रिलेटेड हो, चाहे वो भुगतान से रिलेटेड हो, बेरोजगारी से रिलेटेड हो, ये डाटा कलेक्शन करता है। और डाटा कलेक्शन करने के बाद में अपनी एक मासिक बुलेटिन जारी करता है, पत्रिका निकालता है। समझे? जो मैंने आपको लिखा है कि अपनी मासिक भारतीय रिजर्व बुलेटिन में उनका क्या करता है? प्रकाशन करता है। क्लियर है यहां तक? तो डाटा कलेक्शन करना, कौन से डाटा? आर्थिक डाटा कलेक्शन करना और उनका प्रकाशन करने का कार्य भी करता है। 6 नंबर बोलो। हैं? राष्ट्रीय समाशोधन कार्य,
राष्ट्रीय समाशोधन कार्य। लिखो इसके अंदर आरबीआई, हाँ लिख लो लिख लो, राष्ट्रीय समाशोधन कार्य लिखाऊं इसमें। आरबीआई विभिन्न बैंकों, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, आरबीआई विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के चेकों का हिसाब किताब चेकों के हिसाब किताब का निपटारा बिना किसी नगद भुगतान के, बिना किसी नगद भुगतान के खातों के माध्यम से कर देता है। बिना किसी नगद भुगतान के खातों के माध्यम से कर देता है, जिसे समाशोधन कार्य कहते हैं, जिसे समाशोधन कार्य कहते हैं। समाशोधन कार्य कहते हैं, लिख लिया। देखो बैंकों के लिए बहुत फायदा इस चीज से, क्योंकि बैंक फिर बेफिक्र होकर के चेक दे देते हैं, चेक बुक दे देते हैं कि आप तो चेक लिखो, आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा। अगर आरबीआई इनके चेकों का हिसाब क्लियर नहीं करता तो ये लड़ लेते हैं इतने में, मेरा एक वो रह गया पैसा, मेरा वो रह गया, उतना पहले मेरे को दे, वो मेरे देखो। तो आरबीआई इनके कोई लेन देन नहीं करना पड़ता, किसी को कोई केस नहीं देना पड़ता, इनके अकाउंट में इधर उधर करके और इनका हिसाब क्लियर कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं, समाशोधन का कार्य बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस का कार्य बोलते हैं। अच्छा हो गए। 7 नंबर बताओ। कृषि विकास। कृषि विकास, इसमें लिखो भारत में कृषि विकास का, भारत में कृषि विकास का अंतिम दायित्व है आरबीआई का है। भारत में कृषि विकास का अंतिम दायित्व किसका है, आरबीआई का है। फिर लिखो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड की स्थापना के बाद, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना के बाद आरबीआई ने यह कार्य नाबार्ड को सौंप दिया। आरबीआई ने यह कार्य नाबार्ड को सौंप दिया। अगर प्रश्न आ जाता है कि कृषि विकास का अंतिम दायित्व है या कृषि विकास के लिए ऋण देने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है, तो आपको याद रखना है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को। बाकी नाबार्ड में अपन थोड़ा अलग से आपको बता दूंगा, एक बार इतना ही बहुत है। क्लियर यहां तक। अगला लिखो, बताओ। अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता। इसमें लिखो आरबीआई देश का अंतिम ऋणदाता है।
आरबीआई देश का अंतिम ऋणदाता है। वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर अंतिम रूप से ऋण आरबीआई द्वारा दिया जाता है। अंतिम रूप से ऋण आरबीआई द्वारा दिया जाता है। भाई जैसे अपने को पैसों की जरूरत पड़ गई तो अपन बैंकों से ले लेते हैं, लेकिन बैंकों को जरूरत पड़ गई, बैंकों की हालत खराब होगी, उनको जरूरत पड़ गई पैसों की, तो फिर उनके पास एक ही रास्ता है, वो किसे ले? आरबीआई से ले ले। आरबीआई को देश का क्या माना गया है? अंतिम ऋणदाता माना गया है। बैंकों को अंतिम रूप से ऋण कौन देगा? आरबीआई। अब यहां से प्रश्न आ जाता है कि तो आरबीआई क्या बैंकों को मांगते लोन दे देता है क्या? नहीं, मांगते लोन उनको नहीं देता है। वो क्या करता है, उनके पास से जो विनिमय बिल होते हैं, बैंकों के पास जो क्या होते हैं, विनिमय बिल होते हैं, उनकी वो क्या करता है? पुनर्कटौती करता है। तो विनिमय बिलों की पुनर्कटौती करके उनको क्या देता है? 90 दिवस की अवधि के लिए ऋण देता है। लिखो, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को विनिमय बिलों की पुनर्कटौती, विनिमय बिलों की पुनर्कटौती करके 90 दिवस के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है, ऋण उपलब्ध करवाता है। अब आपको एक चीज यहां पर भी दिखी है, देखो, विनिमय बिलों की पुनर्कटौती कौन करता है? आरबीआई। विनिमय बिलों की पुनर्कटौती करके वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। अब आपके दिमाग में आगे होगी कि ये विनिमय बिल क्या होते हैं, एक बार कटौती कौन कर लेता है, दोबारा तो आपको पता है, दोबारा कटौती तो कौन करता है? आरबीआई करता है। तो पहले इनकी कटौती कौन करता है? आरबीआई करता है क्या पहले भी कटौती? पहले कटौती वाणिज्यिक बैंक कर लेते हैं। देखो, विनिमय बिल क्या होते हैं? व्यापारी जो बिजनेस करते हैं, तो व्यापारियों का जो लेन देन होता है वो केस में नहीं होता है, बहुत बार व्यापारियों का लेन देन उधार में होता है। और व्यापारी क्या कर देते हैं, एक लेटर होता है, उस लेटर को वो लिख देते हैं कि भाई इतने रुपए का माल मैंने खरीदा है, इतना मुझे पेमेंट करना है। जैसे अपना चेक होता है, वैसे ही क्या होता है, कि कागज होता है जिसको क्या बोलते हैं? विनिमय बिल बोलते हैं। इसमें क्या आता है, वो विनिमय बिल के जब व्यापारी बैंक में जमा करवा देते हैं, जैसे मान लो कि एक व्यापारी ने 3 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का विनिमय बिल बना करके दे दिया, अब उस व्यापारी को पैसों की जरूरत है। मान लो कि आप व्यापारी हो, मैं भी व्यापारी हूं, और आपसे मैंने क्या किया है, कुछ वस्तु मैंने खरीदी है, कुछ माल खरीदा है मैंने। अब मेरे पास कैश नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं आपको एक बिल बना करके दे दूंगा कि भाई ये बिल है, इसका मतलब आपका पैसा मेरे ऊपर क्या है? उधार है। लेकिन आपको भी कैश की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? उस बिल को ले जाकर के बैंक में जमा करवा दोगे। बैंक उसके ऊपर ब्याज पहले ही काट लेगा। क्या करेगा? 1 लाख रुपए का चेक है तो उसके ऊपर ब्याज काट लेगा, और बाची मतलब बट्टा काट लिया उसने, मतलब उसने बट्टा काट लिया या उसकी कटौती कर ली, ब्याज काट करके जो शेष रकम, देखो 3 महीने का लेन देन होता है, ये विनिमय बिलों का लेन देन कितने का होता है? 3 महीने का होता है। तो बैंक 3 महीने का जो ब्याज बनता है वो ब्याज काट लेता है, और बाकी राशि क्या कर देता है? उधार दे देता है, पेमेंट कर देता है उस व्यापारी को। उसको बोलते हैं विनिमय बिलों की कटौती। तो विनिमय बिलों की कटौती किसने कर ली? व्यापारिक बैंकों ने। किसने की है? व्यापारिक बैंक। और व्यापारी को क्या दे दिया? लोन दे दिया।
ऋण दे दिया। समझ आ गया? विनिमय बिलों की कटौती करके व्यापारिक बैंक क्या कर देते हैं, व्यापारियों को लोन दे देते हैं। समझ आ गई? अब बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ गई तो बैंकों के पास तो वो विनिमय बिल पड़े हैं, उन्हीं के आधार पर तो लोन दिया था। बैंक उस विनिमय बिलों को आरबीआई के पास रख देते थे कि ये साहब ये लो, हमारे पास तो ये संपत्ति है, ये आप संभालो और हमारे को क्या दे दो, आप लोन दे दो। तो आरबीआई उनके ऊपर फिर कटौती करता है, उसको क्या बोलते हैं, पुनर्कटौती। फिर कटौती करके बैंकों को क्या दे देता है, लोन। कितने दिन के लिए देता है, वो भी 90 दिन, क्योंकि बैंकों ने भी व्यापारियों को कितने दिन के लिए दिया था, 90 दिन। तो बिलों के आधार पर जो लोन मिलता है वो कितने दिन के लिए मिलता है, 90 दिन के लिए मिलता है। आपको खैर इतनी डिटेल पूछेंगे भी नहीं, आपको तो ये ध्यान रखना है अंतिम ऋणदाता कौन होता है, आरबीआई होता है, जो व्यापारिक बैंकों को उनके बिलों की पुनर्कटौती करके 90 दिवस के लिए क्या देता है, ऋण देता है, उनको उधार देता है। 8 हो गए ने, चलो 9 नंबर लिखो है, साख नियंत्रण। साख नियंत्रण, साख नियंत्रण। आरबीआई का सबसे मुख्य कार्य यही है और इसी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके साफ साफ लिख रखा है साख, आपके सिलेबस में साफ साफ लिख रखा है साख। लिखो पहले लेने, साख सर्जन का कार्य, साख सर्जन का कार्य व्यापारिक बैंकों द्वारा, साख सर्जन का कार्य व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। फिर लिखो, व्यापारिक बैंकों के उधार देने, व्यापारिक बैंकों के उधार देने की प्रक्रिया को ही उधार देने की प्रक्रिया को ही साख सर्जन क्रिया कहते हैं। साख सर्जन क्रिया कहते हैं। लिख लिया? अब देखो, अब यदि आपसे कोई पूछा जाए कि साख सर्जन क्या होता है, तो आपका बिल्कुल संक्षेप में उत्तर क्या होना चाहिए कि बैंकों के लोन देने की प्रोसीजर। आपका उत्तर क्या होना चाहिए, बैंकों के लोन देने की या ऋण देने की प्रक्रिया या प्रोसीजर को क्या कहते हैं, साख सर्जन कहते हैं। अभी उनकी प्रोसीजर की चर्चा नहीं करेंगे, वो साख सर्जन आगे पढ़ेंगे अपन, समझेंगे। अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साख सर्जन का मतलब बैंकों के लोन देने की एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का नाम क्या है, साख सर्जन क्रिया। तो कौन करते हैं साख सर्जन, व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक करते हैं। फिर लिखो, व्यापारिक बैंकों की साख सर्जन क्रिया से मुद्रा की पूर्ति प्रभावित होती है। व्यापारिक बैंकों की साख सर्जन क्रिया से मुद्रा की पूर्ति प्रभावित होती है। लिख लिया आपने? फिर लिखो, व्यापारिक बैंक जितनी अधिक साख सर्जित करेंगे, जितनी अधिक साख सर्जित करेंगे, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति उतनी ही बढ़ जाती है।
मुद्रा की पूर्ति उतनी ही बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया, देखो एक तो अपन बात करते हैं साख सर्जन, दूसरी बात में लिखा है मुद्रा की पूर्ति। इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। देखो मुद्रा की पूर्ति का मतलब, मुद्रा में आपको पता है कि मुद्रा के अंदर सिर्फ करेंसी नहीं आती, मुद्रा के अंदर चेक भी आते हैं। आपको याद नहीं लिखाया था, मुद्रा में सिर्फ करेंसी नहीं आती है, सिर्फ नोट सिक्के नहीं आते, मुद्रा में चेक भी आते हैं। चेक कौन जारी करता है? बैंक जारी करते हैं। बैंक किसी को लोन देते हैं तो वो कैश नहीं देते हैं, कभी भी लोन देते हैं तो उसके खाते में उसका अकाउंट खोलते हैं, उसके अकाउंट में जितना लोन दिया वो राशि डिपॉजिट कर देते हैं, उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। एंट्री कर दी अकाउंट के अंदर, पैसा आने का मतलब अपने को थोड़ी पता है उसमें पैसा डाला है कि नहीं डाला है, अपने को थोड़ी पता है। उसने एंट्री कर दी, इसका मतलब उसके अंदर क्या आ गया? पैसा आ गया। और जिस व्यक्ति को लोन दिया उसको क्या दे देते हैं? चेक बुक दे देते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है और ये आप चेक बुक है, जब आपको कोई पेमेंट करना हो तो आप क्या लिख देना? चेक लिख देना। चेक, अगर व्यक्ति चेक लिखता है तो बैंकों की झंझट ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने चेक लिख दिया और चेक का हिसाब के लिए होता है, वो खातों में इधर उधर एंट्रियां होती रहती हैं और वो काम अर्थव्यवस्था का चलता रहता है, किसी को कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। भाई मैंने लोन लिया है, मेरे को किसी को पेमेंट करना है तो मैंने चेक काट कर दे दिया, उसने चेक अपने अकाउंट में लगा दिया, पैसा आ गया। उसको किसी को पेमेंट करना, उसने चेक काट करके दे दिया। ये चेक घूमते रहते हैं और बैंक अपनी जगह पर क्या है? खातों में एंट्री करते रहते हैं, समझ गए? और अर्थव्यवस्था का काम है चलता रहता है। क्लियर इतनी बात? तो अब ये बात यह कि साख सर्जन है। साख सर्जन का मतलब बैंक लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं तो लोगों को चेक दे रहे हैं। तो जब जितना चेक, जितने रुपए का चेक आ रहा है लोगों के पास, इसका मतलब मुद्रा की पूर्ति उतनी ज्यादा बढ़ रही, क्योंकि चेक भी मुद्रा का काम करते हैं, चेकों के माध्यम से भी लोग लेन देन करते हैं। और यह आपको पता है कि जितने ज्यादा बैंक साख सर्जित करेंगे, जितना ज्यादा लोन देंगे लोगों को, ठीक है ना, इसका मतलब उतने ज्यादा चेक जारी हुए तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। तो आप ये लाइन मेरे हिसाब से याद हो गई कि अधिक साख सर्जन करने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। आगे थी बात। और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। बैंकों ने खूब लोन दिए, खूब लोन देने का मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई खूब बढ़ गई, लोगों के पास खूब पैसा आ गया। और लोगों के पास पैसा आया तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। और मार्केट में जब डिमांड बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न होगी। और मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न होगी तो फिर उसको कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई। आरबीआई क्या कंट्रोल करेगा? क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों ने ज्यादा साख सर्जित कर दी, इसलिए मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हुई है। तो आरबीआई इस वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। समझ आ गई होगी मेरी बात? चलो फिर लिखो, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था में, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता को नियंत्रित करता है। साख सर्जन क्षमता को नियंत्रित करता है। अब आपको कोई जरूरत थोड़ी है वो मुद्रास्फीति के हिसाब से पूछे, ऐसा भी तो पूछ सकता है कि अगर वाणिज्यिक बैंक साख सर्जन कम करें, साख सर्जन कम करें, इसका मतलब लोगों को ऋण देना कम कर दें वो कॉमर्शियल बैंक, तो क्या होगा? अगर लोगों को लोन नहीं मिलेगा
तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। और जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा कि बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, तो लोग मकान भी कम बनाएंगे। भाई जिसके पास कैश है वो तो मकान बना लेगा, और जिसके पास कैश की सुविधा नहीं है वो तो बैंकों से लोन लेकर के बनाते हैं, बैंक लोन दे नहीं रहे हैं। लोग गाड़ी खरीद रहे हैं तो बहुत सारे लोग लोन लेकर के गाड़ी खरीदते हैं। बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया तो गाड़ियां खरीदना बंद कर देंगे। आजकल तो मोबाइल भी लोन से लेते हैं लोग, समझा नहीं? तो अगर बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया तो मोबाइलों की बिक्री कम हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर बैंक लोन देना कम कर दे, कम साख सर्जित करें, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे मुद्रा की सप्लाई कम होगी तो मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सप्लाई तो उतनी है और डिमांड क्या होगी, कम होगी, तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, अस्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी, डिफ्लेशन आएगा। समझ गया तक? क्योंकि डिमांड कम होगी है, सप्लाई वही है, लोग खरीदने नहीं जा रहे, डिमांड कम होगी, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें गिरना शुरू हो जाएंगी। और जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें गिरेंगी तो व्यापारियों को नुकसान होगा, उत्पादक वर्ग को नुकसान होगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। और बिजनेस जब ठप होता है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। समझ गए? अर्थव्यवस्था में एक तरह से सुस्ती आ जाती है। क्या है? सुस्ती आ जाती है कि भाई क्या काम धंधा है, यार कोई काम ही कोई नहीं, कोई खरीदने नहीं आ रहा। समझ गया? तक मार्केट एकदम से सुस्त हो जाता है। वो अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर अर्थव्यवस्था में तेजी या मंदी आ रही है, या अर्थव्यवस्था की वित्तीय कंडीशन गड़बड़ा रही है, समझ गए, तो आरबीआई बैठ करके तमाशा नहीं देख सकता। आरबीआई की एक्टिव भूमिका होती है, वो क्रियात्मक भूमिका होती है, समझ गए? उसको काम करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में कोई समस्या आई है, चाहे वो मुद्रास्फीति की समस्या है, चाहे वो मंदी की समस्या है, उस समस्या से अर्थव्यवस्था को बाहर निकाले। तो बाहर निकालने के लिए देखो उसके पास तो हथियार है मौद्रिक नीति का। साख सर्जन को उसने कंट्रोल किया था, तो मंदी की स्थिति में व्यापारिक बैंकों को मोटिवेट भी करेगा वो कि आप लोगों को उधार दो। अब मोटिवेट करने के लिए वो क्या करेगा, बैंक कहेंगे हमारे पास पैसा ही नहीं है, उधार दे कहां से, कि पैसा आप मेरे से ले जाओ, ब्याज की अपने बैंक की दरें कम कर देगा और बैंकों को क्या देगा, लोन देगा। और बैंकों के पास जब पैसा आएगा तो बैंक भी क्या करेंगे, लोगों को लोन देना शुरू कर देंगे कि अब सस्ता कर दिया, ले जाओ आप। फोन आएंगे घर घर से, लोन की जरूरत है क्या आपको, होम लोन की जरूरत है क्या, गाड़ी लोन की जरूरत है क्या, आते भी होंगे से आपके पास तो आते हैं आपके, तो ये फोन आना शुरू हो जाएंगे तो कि भाई बहुत सस्ता कर दिया, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग क्या है, बैंकों से लोन लेना शुरू कर देते हैं और मार्केट में वापस क्या आ जाती है, तेजी आ जाती है। क्लियर है यहां तक? इसको लिखाऊं, रहने दो भी, एक लाइन और लिख लो इसमें, अब थोड़ी शॉर्ट में लिखा देता हूं इसमें। जब व्यापारिक बैंक साख सर्जन कम करते हैं, जब व्यापारिक बैंक साख सर्जन कम करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, जिससे समग्र मांग घटती है, जिससे समग्र मांग घटती है और अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी, अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी एवं बेरोजगारी की स्थिति, आर्थिक मंदी एवं बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्लियर यहां तक? फिर नीचे लिखो आरबीआई, नीचे एरो का निशान लगा के लिखना है, आरबीआई अर्थव्यवस्था में
उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति तथा आर्थिक मंदी एवं बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान अपनी मौद्रिक नीतियों से करता है। अर्थात वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्रिया को नियंत्रित करता है। क्लियर यहां तक? एक लाइन और लिखो। वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्रिया कोमा लगाओ अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति तथा ब्याज की दरों को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय करता है उसे ही आरबीआई की मौद्रिक नीति कहते हैं। अब मान लो आपसे प्रश्न पूछ लिया कि मौद्रिक नीति क्या होती है, क्या बताओगे? आरबीआई के ऐसे उपाय हैं या आरबीआई की ऐसी पॉलिसी है जिस पॉलिसी से आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों की मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करता है, अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरों को कंट्रोल करता है। तो जिस पॉलिसी से इनको कंट्रोल करता है उस पॉलिसी का नाम ही क्या है? मौद्रिक नीति। अरे क्या हो गया? तो अरे एक लाइन दो लिखो, निकल पता ही नहीं चलेगा कहां से छोड़ा था। एक लाइन और लिखनी पड़ेगी आपको, नहीं पता ही नहीं चलेगा कहां से अपने छोड़ा था। हाँ लिखो। आरबीआई की मौद्रिक नीति को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि नाम आपके लिखे हुए हैं। मौद्रिक नीति दो पार्ट कर लो आप इसके। परिमाणात्मक या मात्रात्मक। अंक देखो, कई बार उपाय बोल दी, कई बार नीति बोल दी। समझा कि नहीं आता? भाई परिमाणात्मक उपाय आरबीआई की या आरबीआई की परिमाणात्मक मौद्रिक नीति, और दूसरी कौन सी थी? गुणात्मक उपाय या मौद्रिक नीति।
और ये उसकी कौन सी थी, परिमाणात्मक या मात्रात्मक मौद्रिक नीति। इसके नाम आपको पता होगा, बताओ देखिए, फटाफट बताओ। बैंक दर, दूसरा सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर। किताबा बहुत जल्दी सामटो दे ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर। और तीसरा लिखो वैधानिक तरलता अनुपात। एक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। 4 नंबर लिखो रेपो दर, रेपो दर। 5 नंबर लिख लो, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लो रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, लिख लिया। और 6 नंबर लिखो एमएसएफ, रिवर्स रेपो दर लिख लिया ना आपने। 5 नंबर रिवर्स रेपो दर, 6 नंबर बोल रहा हूं मैं एमएसएफ, ऐसे लिख लो मार्जिनल, मार्जिनल स्टैंडिंग, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी शॉर्ट में इसको बोलते हैं एमएसएफ, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिख लिया आपने। और लास्ट लिख लो आप 7 नंबर है खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं हो गया तक। अब इसमें लिख लो आप गुणात्मक मौद्रिक नीति में है? अरे अभी तो टाइम बहुत पड़ा है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, अरे 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट आपको, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। हाँ ताकि कल क्या अपने रूटीन में रहे कि हाँ इतना मैं लिखवा चुका था। हाँ गुणात्मक मौद्रिक नीति में लिखो, 1 नंबर पर लिखो साख की राशनिंग, साख की राशनिंग या ओब्लिक लगा लिखना चयनात्मक साख, चयनात्मक, चयनात्मक साख, साख है भाई ये चयनात्मक साख, ठीक है। 2 नंबर लिख लो आप, बोल बोल के लिखा दूं, विशिष्ट प्रतिभूति के विरुद्ध, विशिष्ट प्रतिभूति के विरुद्ध साख की अधिकतम सीमा का निर्धारण है, विशिष्ट प्रतिभूति के विरुद्ध क्या लिखा है मैंने, साख की अधिकतम सीमा का निर्धारण है। तीसरा लिखो न्यूनतम मार्जिन में परिवर्तन है, न्यूनतम मार्जिन में परिवर्तन, लिख लिया। 4 नंबर लिखो नैतिक दबाव, नैतिक दबाव मतलब मोरल प्रेशर, नैतिक दबाव।
लिख लिया? 5 हो गए क्या? अच्छा 5 नंबर लिखो, प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही।